नमस्कार सर। नमस्कार हिना जी। बहुत स्वागत है मेरे चैनल हिना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों की डिमांड पे सर आपके साथ हमने जो भी बातचीत की और जो भी हमने एपिसोड्स बनाए बहुत पसंद किए गए हैं। दर्शकों ने भारी मात्रा में इसे सराहा है। आज मैं चाहती हूँ सर कि ग्रहों की उच्चता नीचता, उनके कंबशन, उनका वक्री होना, रेट्रोग्रेड होना, उनका अस्त होना, ये आप इन बिंदुओं पर थोड़ी चर्चा कीजिए और हम लोगों का ज्ञान वर्धन कीजिए, जिससे हम लोगों को पता चले कि क्या स्थिति, वास्तु स्थिति क्या होती है। जैसे महर्षि गर्ग जी का कहा हुआ ग्रहों की उच्चता और नीचता पर बहुत मायने रखती है। हमने एक बार बातचीत की थी श्री वीपी गोयल सर से, तो उन्होंने कहा था कि महर्षि गर्ग कहते हैं अगर हमारी कुंडली में 3 से ज्यादा ग्रह अगर उच्च के हैं तो ये सारे अपने उच्चता के फल को देने में निष्फल हो जाते हैं। ग्रहों हमारी कुंडली में उच्च के साथ नीच ग्रहों का होना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं सर जिसमें बहुत क्लैरिटी की जरूरत है। आज के नए प्रोग्राम में आप क्या बताने वाले हैं सर? हिना जी, आपका सबसे पहले तो आपने ये जो आज टॉपिक उठाया है जी। तो ये जो हम लोग अभी लघु पराश्री का जो पूरा सेशन करेंगे जी सर, उसके इम्पैक्ट को समझने के लिए शायद ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, तब उसको जो है ज्यादा अच्छा और समझा जा सकता है। तो मेरा जो है अनुग्रह है आपके सभी दर्शकों से कि इस प्रोग्राम को मिस ना करें, क्योंकि यहाँ पे ही जो मेरा एक्सपीरियंस है कि यहीं पे आ करके काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं जी। अब रेट्रोग्रेड हो गया कोई ग्रह तो क्या, एग्जॉल्ट हो गया तो क्या, डेबिलिटेट हो गया तो क्या, तीनों में क्या फर्क है, कंबस्ट हो गया तो क्या, एफ्लिक्ट हो गया तो क्या जी। अब इन सब में कैसे डिफरेंशिएट करना है, ये हम आज इस टॉपिक में हम लोग लेते हैं। बहुत 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 धन्यवाद सर, आप इतने गहन विषय पर आज चर्चा करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों के साथ मेरी भी क्लैरिटी बहुत बढ़ेगी। नहीं, आपको वैसे ही बहुत ज्ञान है, मैं सीखता हूँ आपसे तो थैंक यू सर। तो सबसे पहले जो है हम एक एक टॉपिक को समझेंगे जी। मैं बेसिक डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूं कि रेट्रोग्रेड क्या होता है, कंबस क्या होता है, एक्सॉल्टेड प्लैनेट कहां होता है, डेबिलिटेटेड कहां होता है। मैं मान के चल रहा हूं कि इतना बेसिक सभी दर्शकों को पता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अगर कमेंट्स में आया कि नहीं ये भी बता दीजिए तो एक छोटा सा वीडियो हम इसके ऊपर बेसिक्स के ऊपर बना लेंगे। आज हम जो इसके ऊपर चर्चा करेंगे, व्याख्या करेंगे, इसको समझने के लिए करेंगे कि ये प्लैनेट अगर कोई भी रेट्रोग्रेड हो गया तो उस क्या होगा, वो प्लैनेट बिहेव कैसा करेगा, उसको कुंडली में रीड कैसे करना है, इस पॉइंट को वो जो है आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए रेट्रोग्रेशन। रेट्रोग्रेशन मतलब कि भाई वो अपने नॉर्मल जो चल रहा है, ब्रह्मांड में घूम रहा है, उससे प्रतीत होता है कि अर्थ से जब देखेंगे तो वो रिवर्स डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है, ऐसा सबको पता है, जबकि एक्चुअली वो रिवर्स नहीं जा रहा है, लेकिन वो ऐसा फील होता है कि वो रिवर्स जा रहा है, प्रतीत होता है जी। राइट। लेकिन हमारी एस्ट्रोलॉजी जो है वो जियोसेंट्रिक है। तो जियोसेंट्रिक होने के वजह से जो हमारे ऋषियों मुनियों ने बोला कि नहीं, इसको आप देखिए ही ऐसे कि ये रिवर्स जा रहा है। ठीक है। तो रिवर्स जाने से सबसे पहला चीज क्या समझ में आया कि आपका कोई पेंडिंग कार्य जो पिछले जन्म में छूट गया, कैरी फॉरवर्ड, वो कैरी फॉरवर्ड हो करके इस लाइफ में आपको आया है। पहला चीज समझ में आता है। बहुत अच्छी बात जी। दूसरा मैं रेट्रोग्रेशन को देता हूं, एक होता है आउटवर्ड, एक होता है इनवर्ड। तो जब प्लैनेट नॉर्मल चाल चल रहा है
तब वो आउटवर्ड लुकिंग होता है, और जब वो रेट्रोग्रेड वक्रीय चाल चल रहा है तो वो इनवर्ड लुकिंग होता है। यानी कि इस प्लैनेट को आपके भीतर के अंदर झांकने की और समझने की जरूरत है। दिस इज मोर फॉर इनर सेल्फ। ओके। ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ज्यादा आपके इनर सेल्फ को देखने और समझने की जरूरत है, स्पिरिचुअल लेवल पे। जी 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 जी। दूसरा जो है रेट्रोग्रेड प्लैनेट, अगर हम एस्ट्रोनॉमी की बात को समझें जी, तो प्लैनेट जो है वो रेट्रोग्रेड कब होता है? जब वो अर्थ के सबसे नजदीक होगा। और इसीलिए षड्बल में एक बल होता है चेष्टा बल, यही चेष्टा बल होता है रेट्रोग्रेड बल। तो इसका मतलब इस प्लैनेट के अंदर बहुत पावर है, तो इस प्लैनेट में एक्सट्रीम पावर आ जाती है जी। दूसरा जो है, अगर आप कोई काम फिर से जाकर के कर रहे हैं, या पिछला काम लाइफ का कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप किसी भी चीज को एक लाइफ से दूसरे लाइफ में आएंगे तो पिछली मेमोरी तो याद है नहीं, लेकिन आपके सोल ने लर्न किया हुआ है, अब आप उसको रीलर्न कर रहे हैं। जो हम लोग तो सर एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करते हैं। हाँ करेक्ट, रिवीजन करते हैं, रिविजिट करना है जी। तो रेट्रोग्रेड का RE ले लीजिए जी, अब इसको जोड़ दीजिए रीलर्न, रीडू, रीडू, री एक्सपीरियंस, री एग्जामिन, रिविजन। तो ये जो रेट्रोग्रेड का ये जो RE शब्द है री, इसको पकड़ लीजिए। तो एक एंगल रेट्रोग्रेड प्लैनेट देखने का ये भी है। इsoteric लेवल पे रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपके पास्ट लाइफ के अधूरे कर्म भी दिखाते हैं, यानी जो कर्म आपके शेष रह गए हैं वो इस जन्म में रेट्रोग्रेड प्लैनेट बन करके आते हैं। ये बहुत क्लियर है। सर एक एग्जांपल से बता दीजिए, अगर मेरे दशमेश रेट्रोग्रेड है या मेरे लग्नेश रेट्रोग्रेड हैं, तो हम इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? मैं आऊंगा इंटरप्रिटेशन का पार्ट, मैं सारे प्लैनेट्स का 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। अभी हम सिर्फ वो फैसेट्स देख रहे हैं, वो विंडोज देख रहे हैं, जिस विंडो से, जिस चक्षु से हमको रेट्रोग्रेड प्लैनेट को समझना चाहिए, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं किसी एक किताब में कहीं नहीं लिखा है। आप BPHS उठा लीजिए, ओरिजिनल रिसर्च की बात होती है, फल दीपिका देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, वो 1-2 लाइन लिख देंगे और छोड़ देंगे, लेकिन उसको एक्सपीरियंस करना, ठीक है। अब ऐसा भी देखा गया है कि अगर कोई प्लैनेट वो ट्रांजिट में रेट्रो हो जाए, ठीक है, तो और उस प्लैनेट से रिलेटेड कोई घटना घटने वाली है किसी के हॉरोस्कोप में, तो वो नहीं होगी, उस समय होल्ड हो जाता है, रुक जाता है। फिर जब वो डायरेक्ट होगा तो फिर से वो घटना होगी। क्यों? क्योंकि अब वो आगे नहीं जा रहा है, अब वो कह रहा है पहले पिछले काम पहले पूरे कर लो जी। तो नई घटनाओं को वो रोक देता है जब तक कि वो वापस डायरेक्ट नहीं हो जाता है ट्रांजिट की बात, ट्रांजिट में अगर ऐसा हो जाए। दूसरा जो है, रेट्रोग्रेड होने के वजह से एक आपको पावर मिल गई, ठीक है, और थोड़ा सा कारक तत्वों में ट्विस्टिंग आ जाती है, ओके। क्योंकि अब जो पावर आपके पास है, प्लैनेट के पास है, ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा पावर लोड की गई है, ठीक है। तो उस पावर की एनर्जी को संभालने और बैलेंस करने के चक्कर में प्लैनेट जो है थोड़े से कारक तत्वों में डिस्टॉर्शन करते हैं, वॉर्प हो जाती है। ऐसे ही समझ लीजिए कि आप AC चला करके सो रहे हैं, ठीक है, और अचानक से किसी ने आकर के 16 का टेम्परेचर कर दिया। आप तो कंफर्टेबल 22 पे सो रहे थे, लेकिन 16 का टेम्परेचर कर दिया। अब आप क्या करेंगे? एक्सट्रीम ठंड हो जाएगी, एक्सट्रीम आपको पावर, एक्सट्रीम ठंड हो जाएगी। तो आप उसको, अपने आप को ठीक रखने के लिए आप एक
दोहर ले लेंगे या कुछ और प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन कर लेंगे। उसी तरह से जब प्लैनेट को एक्स्ट्रा पावर आ गई तो अब वो अपने कारक तत्वों में एडजस्टमेंट्स ऐसे करता है कि वो जो है थोड़ा सा ट्विस्ट या उसके अंदर एलिमेंट्स में माइनर चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके प्लैनेट। रेट्रोग्रेड जो है ये नेचुरल फिनोमिना नहीं है, नेचुरल मूवमेंट के अगेंस्ट का मूवमेंट है। ओके, ठीक है, यानी कि एक जो ट्रेंड है उससे हट करके कोई चीज होना, वो भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट शो करता है। लीक से हट कर काम करना, लीक से हट करके, ठीक है, ये भी एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बिल्कुल होता है। दूसरा जो है, कई बार देखा गया है कि प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड हैं, अकारक हैं कुंडली में, तो वो आपको बहुत मेहनत करवाएंगे, बहुत आपसे काम करवाएंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जा करके आपको धोखा दे देंगे और फिर आप फेलियर हो जाएंगे। ये अक्सर देखने को मिला है। ठीक है, तो ये जो है इतनी सारी बातों को अगर आप समराइज करें तो आपको एक मिल गया इनर सेल्फ, एक मिल गया वर्ड आरी, एक मिल गया वर्ड एक्सट्रीम, एक मिल गया पास्ट लाइफ कर्मा, एक मिल गया आपका बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी बाय ट्विस्टिंग इन द कारक तत्वास, और एक मिल गया फेलियर्स। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट को जब आप देखते हैं तो इसके साथ आपको देखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, अभी आप हिना जी, आप क्या चाहते हैं कि मैं एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, कंबशन सारे कॉन्सेप्ट्स को लूं, फिर मैं प्लैनेट्स लूं, या रेट्रोग्रेड और फिर उनके प्लैनेट्स को? कैसे? सर, मैं वही चाह रही थी कि आप पहले सब कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करा दीजिए, उसके बाद जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनता है कि अगर मेरे कुंडली में वो रेट्रोग्रेड भी हैं और एक्सॉल्टेड भी हैं, रेट्रोग्रेड भी हैं और डेबिलिटेटेड भी हैं। करेक्ट। आज जो है मैं सिर्फ सिंगल कॉन्सेप्ट लूंगा जी। इसका जो नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तब मैं उसमें मिक्स एंड मैच 2-3 एलिमेंट्स को करूंगा। ठीक है सर। ठीक है, ताकि स्टेप बाय स्टेप अगर चलेंगे तो वो समझने में, बिकॉज इट हैज टू सीप डाउन, इट हैज टू बी आत्मचिंतन के साथ, इट हैज टू बी सीप डाउन। बिल्कुल बिल्कुल, तब होगा। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन जी। एक्सॉल्टेशन का मतलब है कि आपका सुपर कंफर्ट आपको मिल जाए। ये दोनों टर्म, एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन, एक तरह का प्लैनेट के लिए, ग्रह के लिए कंडीशंस, क्या सिचुएशन और कंडीशन प्लैनेट के लिए बन गई और जिसके वजह से प्लैनेट ने हाई एनर्जी मोटिवेटेड स्टेट पे चला गया या फिर वो पूरा डीपली डीमोटिवेटेड हो गया। तो ये जो है एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन का पहला चीज समझना है। ठीक है, दूसरा जो है, इसमें एक वर्ड आप मान के चलिए, एक्सॉल्टेड मतलब सुपर हैप्पी और डेबिलिटेटेड मतलब एक्सट्रीमली अनहैप्पी। किसी बच्चे को गर्मी की छुट्टी दे दीजिए जी, और उसको कहीं घुमाने ले जाइए, वो जो उसके मन की तरंगे हैं वो एक्सॉल्टेड स्टेट है। वो बच्चा जो है जब ट्रेन से ट्रैवल करेगा तो रात भर हर एक स्टेशन को देखेगा जी। इतनी एनर्जी होती, ना उसको नींद आएगी ना कुछ होगा, जर्नी को एंजॉय करेगा, पूरे जर्नी को एंजॉय करता है। और इसीलिए एक्सॉल्टेड प्लैनेट किसी कुंडली में है तो पूरी लाइफ को एंजॉय करा देता है। और उसी जगह पे डेबिलिटेटेड है, किसी बच्चे ने पढ़ाई वढ़ाई करी नहीं है, स्ट्रिक्ट टीचर है, मैथ्स का एग्जाम है, अब लाइट और चली गई, गर्मी ऊपर से आ गई, अब जो कंडीशन है, ठीक है, मम्मी पापा ने 2 ऊपर से और लगा दिया जी, अब ये डेबिलिटेटेड है। ठीक है, तो ये कंडीशन को समझना जरूरी है कि जब आप प्लैनेट को एक्सॉल्टेड देखें, क्योंकि मेरे पास ये क्वेरीज बहुत आती हैं कि सर मुझे ये तो पता है कि ये एक्सॉल्टेड है, लेकिन अब मैं देख करके ये कैसे काम कर रहा है वो नहीं समझ में आता। इंटरप्रेट करूं जी,
इंटरप्रेट करो। हाँ। तो इंटरप्रेट करने से पहले उसको पहले आप समझिए, सारे ग्रहों को आप पहले इंसान समझ लीजिए और उसके बाद उनको उस कंडीशन में डाल दीजिए जिस कंडीशन में वो है। ठीक है। जिस तरह का बिहेवियर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का विद नॉर्मल इंटेलेक्ट का होगा, वही बिहेवियर प्लैनेट का भी होगा, कोई डिफरेंट नहीं होता है। आपके 9 दोस्त हैं, इनसे दोस्ती कर लीजिए। मैं आपके सारे दर्शकों से आग्रह कर रहा हूं, इन 9 ग्रह आपके 9 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इनसे दोस्ती करिए, इनसे मिलिए, इनसे बातें करिए, इनके साथ समय बिताइए, बहुत मजा आएगा। दूसरा जो है एक्सॉल्टेड मतलब स्ट्रांग, क्योंकि अब वो बहुत खुश है। अब वो जो है ट्रेन में नीचे के बर्थ पे भी, ऊपर के बर्थ पे भी, मिडिल के बर्थ पे भी, दौड़ेगा भी बीच में, मतलब वो फुल एनर्जी में स्ट्रांग है एकदम। वही डेबिलिटेटेड वाला वीक है। ठीक है, तो अब आप देखिए मैं कैसे जो है वर्ड्स को प्लैनेट के कंडीशन पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। हैप्पी, अनहैप्पी, ठीक है, आपका स्ट्रांग, वीक, ठीक है, हाई, लो, हाई इज एक्सॉल्टेड, लो इज डेबिलिटेटेड। एक्सॉल्टेड मतलब मुझे सब पता है, ऑल नोइंग। डेबिलिटेटेड मतलब मुझे कुछ याद ही नहीं है, कुछ नहीं पता मुझे, सब भूल गया। सब कुछ है उस प्लेनेट के अंदर, सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन जब वो डेबिलिटेटेड अवस्था में गया तो उसको कुछ भी याद नहीं रह रहा। हाई प्रेशर क्रिकेट मैच, ठीक है, टॉप ऑर्डर बैट्समैन वो बोल्ड हो जाए, उसको समझ नहीं आ रहा है मैं बैटिंग कैसे करूं। वो सब कुछ पता है उसको, लेकिन फिर भी वो उसको जान नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, इतना वीक हो गया। एक्सॉल्टेशन में जो ग्रह के नेचुरल कारक तत्व हैं वो पूरे एनहांस हो जाते हैं, एकदम एक्सट्रीम। उसी जगह पे जो कारक तत्व डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स के हैं वो पूरे नीचे की तरफ आ जाएंगे, खत्म से हो जाएंगे। कितनी भी कोशिश करिए वो उनका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक्सॉल्टेड प्लैनेट जब वो इतने एनर्जी में होते हैं तो कहते हैं ना किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं सब सर्वे सर्वा, मेरे पास पावर है, मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ जानता भी हूं और मुझे सक्सेस भी कंटिन्यूअस मिल रही है। एक अलग लेवल का एरोगेंस देता है, अलग लेवल का एरोगेंस देता है, ईगो आ जाता है, ठीक है। और यही डेबिलिटेटेड प्लैनेट बेचारा सब कुछ जानते हुए भी कहता है यार मैं क्या करूं, ईगोलेस हो जाता है, खड़ा ही नहीं हो पा रहा किसी सामने। क्यों नहीं हो पा रहा है? फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। किसी एक लड़के को स्मार्ट, चार्मिंग, हाई घर का ऐसा मिल गया, उसको बोलिए भाई किसी गर्ल्स कॉलेज में जाके बात करो, एकदम स्मार्टली बात कर लेगा। वही आप किसी लोअर मिडिल क्लास के बच्चे को बोलिए, वो बेचारा बात क्या, मतलब जा करके झांकने में भी उसको डर लगता है कि क्या बात करेंगे। ये जो कॉन्फिडेंस का डिफरेंस है ना, इसको पिक्चर करिए, यही एक्सॉल्टेड और डेबिलिटेटेड प्लैनेट है। ओके। तो फल देने की क्षमता में कोई फर्क नहीं आता है सर? जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो नहीं मानते हैं, मैंने कई बार आपके भी क्लास में आपसे भी मैंने सुना है कि मैं उच्च नीच को नहीं मानता। वो कहाँ नहीं मानता? जब मैं केपी एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ओके, वहां पे नहीं चलती है, क्योंकि वहां का जो टर्म है कि किस तरह से उसको डिकोड किया जाता है वो टोटली अलग है, वो डिफरेंट है। ओके, वो डिफरेंट है। रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे, वेदर यू चूज अ वैदिक मेथोडोलॉजी और अ केपी मेथोडोलॉजी, द रिजल्ट एंड रिजल्ट विल बी सेम, देयर विल नॉट बी एनी चेंज। दूसरा जो है, जिस आदमी के अंदर पावर है, शक्ति है, हर चीज अच्छी हो रही है, तो वो बाय नेचुरल पॉजिटिव माइंडेड हो जाएगा। उसके अंदर नेगेटिविटी आती नहीं, उसको पता ही नहीं है परेशानी क्या होती है। उसने तो कुछ भी करने गया, जरा सा किया, काम हो गया। वही दूसरा डेबिलिटेटेड है, वो बेचारा दिन रात रगड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, जूते घिस रहा है, चप्पल घिस रहा है, फिर भी सक्सेस नहीं मिल रही है। नेगेटिव साइड। तो पॉजिटिव आपका एक्सॉल्टेड, नेगेटिव जो है आपका डेबिलिटेटेड।
एग्जॉल्टेड प्लैनेट कोई भी कार्य जो है आपको इजीली दिलवा देंगे, सक्सेस दिलवा देंगे। वही जो है आपको डेबिलिटेटेड प्लैनेट जो है वो आपको बहुत डिफिकल्टी देते हैं लाइफ में, जिस भी हाउस या जिस भी अपने कारक तत्वों के साथ मांग रहे हैं बहुत मुश्किल करवाते हैं। हाईली चार्ज है, हाईली डिमोटिवेटेड है, मैंने आपको बता दिया। रॉयल्टी और ऑर्डिनरी या बिलो ऑर्डिनरी समझ लीजिए। तो रॉयल्टी इज एक्सॉल्टेड, बिलो ऑर्डिनरी इज योर डेबिलिटेटेड। स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबल, क्योंकि जो आदमी खुद वीक है वो स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन जिसके हाथ में पावर है, सब कुछ है, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आपका जो एक्सॉल्टेड प्लैनेट है, ठीक है, यहां पे देखिए थोड़ा सा मैं एक कॉन्सेप्ट को दे रहा हूं, थोड़ा डिफरेंट लगेगा लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करिए। एक्सॉल्टेड प्लैनेट जो है इतने ओवर कॉन्फिडेंस में चलते हैं ना कि वो जरा सा पढ़ लेंगे, कहेंगे मुझे सब आता है। वही डेबिलिटेटेड प्लैनेट जो है उसने सब कुछ मेहनत से पढ़ लिया है, फिर भी उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो वो क्या कहता है, ऑलवेज इन अ हंगर कि मुझे और पता लग जाए और पता लग जाए, सिर्फ इस बात को सोच करके कि एग्जॉल्टेड वाले को तो बहुत आता है, मेरे को तो कुछ नहीं आता। तो हंगर जो है जी, वो आपको डेबिलिटेटेड प्लैनेट देते हैं अपने कारक तत्वों के हिसाब से। इसीलिए कई बार कलयुग में जो आपने स्टार्टिंग पॉइंट उठाया था कि भाई डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स होने चाहिए, क्यों? क्योंकि डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स आपसे मेहनत करवाएंगे, आपके अंदर वो हंगर करवाएंगे और आपको सक्सेस वो दिलवाएंगे। एक्सॉल्टेड वालों को तो वैसे ही मिल रही है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं जी, इससे आपको एक्सॉल्टेड और डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स को समझना है। एक प्रश्न पूछूं सर यहाँ पे? जी। एक बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे इतने सारे प्लैनेट्स एक्सॉल्टेड हैं पर मुझे कोई सुख नहीं मिला, कोई इनसे बनने वाले राजयोग मैंने जाना भी नहीं, पूरी लाइफ निकल गई। तो ये कैसे? और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये तो ज्योतिष तो फार्स है, देखो मेरे इतने सारे नीच के प्लैनेट हैं और मैं तो बहुत मजे मजे की जिंदगी मैंने जिया। तो इसके पीछे क्या राज है सर? बहुत सिंपल है, आपके क्वेश्चन में ही आंसर है। जी, देखिए, आपने कहा एक्सॉल्टेड प्लैनेट वाले दुखी और डेबिलिटेटेड वाले सुखी। तो मैंने आपको क्या बताया, एक्सॉल्टेड प्लैनेट ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं जी, तो उनको लगता है मुझे तो वैसे ही मिलना चाहिए, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं तो राजा हूं। अरे चला गया जमाना, ठीक है। एक तो ये रीजन है थॉट प्रोसेस का, क्योंकि वो एक लेवल पे है ना, वो वहां से नीचे आने का उनका माइंड अलाउ ही नहीं करता। उनके शान की तौहीन होती है, तौहीन हो जाती है। तो पहले तो वहां पे डिफरेंस आ जाता है एक, और इसलिए उनको जब बाकी प्लैनेट सपोर्ट नहीं करते हैं कुंडली में उस तरह से, ठीक है, तब वो जो है जा करके फ्रस्ट्रेशन में आते हैं और फिर वो कहते हैं कि भाई मुझे तो कुछ नहीं मिला। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन हो सकता है एक्सॉल्टेड प्लैनेट अकारक प्लैनेट हो, 6, 8, 12 के लॉर्ड हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई सर आपने जी। त्रिक के लॉर्ड हो, तो परेशान करने में एक अलग लेवल की परेशानी, एक अलग लेवल की परेशानी दे। फिर वो कहेंगे एक्सॉल्टेड है तो क्या हुआ, परेशान उससे। तीसरा है D1 में तो एक्सॉल्टेड है, लेकिन D9 और D10 में और D4 में डब्बा गोल। जो हम पिछले 5 एपिसोड से जो पढ़ते आ रहे हैं वही आंसर देखिए आपने आपके क्वेश्चन में छुपा हुआ था। इसलिए मैंने पूछा क्योंकि मुझे पता था जैसे आपने ये बात बताई तो दर्शकों के बस प्रश्नों की झड़ी लगेगी कि भाई मेरे तो इतने सारे प्लैनेट्स हैं एक्सॉल्टेड पर मैंने कुछ भी सुख नहीं देखा, उल्टा मैंने बहुत संघर्ष किया। ये बहुत अच्छे से आपने पॉइंट वाइज बताया है सर। और D1 और D9 जी जी जी। चौथा पॉइंट, हाँ, एक्सॉल्टेड प्लैनेट जो है उसका प्लेसमेंट खराब हो और उनके ऊपर मैलेफिक्स की दृष्टि, तो दूषित हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे।
ठीक है, तो उनका प्लेसमेंट राशि में खराब है, घर में खराब है, पाप कर्तरी में है, मैलिफिक इफेक्ट भी है, तो बेचारा एग्जॉल्टेड प्लेनेट क्या करेगा? पूरी तरह से चारों ओर से वो बंधन में है, तो काहे का एग्जॉल्टेड? जी, एग्जॉल्टेड, ठीक है, वो आपको फ्रस्ट्रेशन ही दे सकता है और कुछ नहीं दे सकता। भाई किसी आदमी को टैलेंट दे करके उससे उसका जो है काम छीन लो, उससे बड़ा फ्रस्ट्रेशन कुछ नहीं। बिल्कुल, ठीक है, सॉरी आप कुछ कह रहे थे, मैंने आपकी बात को ओवरलैप कर दिया। नहीं सर, मैं यही बोल रही थी, आपने बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज बताया है। अब दर्शकों को किसी भी तरह की कोई दुविधा नहीं रहेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि क्या आप बताना चाह रहे हैं और इस प्रोग्राम के पीछे का मकसद क्या है। जी सर, तो नीच ग्रहों के बारे में भी बताइए सर, कि वो कैसे जब अच्छे फल देने पे उतरते हैं तो बिल्कुल माला माल कर देते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको बोला ना कि नीच ग्रह अगर उनके ऊपर शुभ दृष्टियां आ जाएं और व्यक्ति ये ना घबराए कि नहीं मुझे जो है नहीं करना है, एंड देन ही बिकम्स सो मच इनटू इट, उसको पाने के लिए जो हंगर है ना वो इतनी ज्यादा होती है कि वो उसका एक्सपर्ट बन जाता है। आपको मालूम है, आधे से ज्यादा डॉक्टर को अगर मैं कुंडली देखता हूं, उसमें से चंद्रमा जो है सबसे ज्यादा नीच मिलता है। जी शायद मैंने आपको पहले भी बताया था। आपने बताया है सर। जी, चंद्रमा नीच मिलेगा ना, वो डॉक्टर बनते हैं, क्योंकि उसको पाने के लिए वो स्पेशलिस्ट बन जाते हैं उस चीज के। इतना वो ट्राई करते हैं उसके कारक तत्वों को। तो ये चीज जो है आपको देखने को मिलेगी, इसलिए कलयुग में स्पेशली, ठीक है, आपके एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन को ये जो देखा जाता है, ये बहुत सोच समझ के और संभल के देखना चाहिए कि एक्चुअली ये नुकसान कर रहा है या एक्चुअली ये फायदा देने वाला है। और D1 में डेबिलिटेटेड है लेकिन D9 D10 में जाके एक्सॉल्ट हो गया, आपको 100% सक्सेस देगा। जी, सब इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात हो गई सर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम लोग कवर करेंगे वो है कंबशन। जी, ठीक है, कंबशन क्या होता है? प्लैनेट की भी आप चर्चा करेंगे, आप बताएंगे कैसे कोई ग्रह कहाँ पे उच्च नीच होता है। तो मैंने वही बोला स्टार्टिंग में कि अगर ये रिक्वेस्ट आती है कि एकदम इतना बेसिक से बताना है कि भाई सन कहाँ एग्जॉल्ट है, सन कहाँ पे डेबिलिटेटेड है, सारे 9 ग्रह, तो मैं जरूर उनका एक वीडियो बना करके आपके साथ लेकिन बहुत सारे ग्रह अपने ये प्रश्न आ सकता है सर कि बहुत सारे ग्रह अपने मित्र के यहाँ जाके नीच के हो जाते हैं। मंगल जैसे चंद्रमा के घर जाके नीच हो जाते हैं और अपनी शत्रु में एकदम बिल्कुल एग्जॉल्टेड हो जाते हैं मकर राशि में। ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो कभी समय मिले सर तो जरूर इस पर भी प्रकाश डालिएगा। बिल्कुल डालेंगे, और हमारे दर्शक चाहेंगे, आप चाहेंगे तो जरूर इसके ऊपर भी हम लोग एक बढ़िया सा और तो और सर शुक्र के बारे में मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि कैसे अपने एकदम राइवल के घर जाके एग्जॉल्टेड हो जाते हैं मीन राशि में। तो हाँ, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जानने के लिए, लॉजिक जिससे मैं कहता हूँ लॉजिकल एस्ट्रोलॉजी। तो अगर दर्शकों को ये लॉजिक चाहिए कि हाँ वो क्यों एक्सॉल्ट और डेबिलिटेट हो रहे हैं, प्लीज कमेंट में लिखिए, हम लोग जरूर आपके पास वो वीडियोस आपके पास लेकर के आएंगे। तो हम लोग जो है कंबशन की बात कर रहे थे। कंबशन, सबसे पहले कंबस्ट मतलब जलना। जलाने की पावर किसके पास? सूर्य के पास। सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी जब भी कोई ग्रह सूर्य के नजदीक पहुंचता है तो वो जल जाता है। जल जाने का मतलब क्या है कि जो प्लैनेट की जो रेज हैं वो अर्थ तक नहीं आ रही हैं, उसके प्लैनेट की कमी वो आपके अंदर देखने को मिलती है। यानी उस प्लैनेट से रिलेटेड जो पोटेंसी है वो खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। अब कैसे पता करेंगे कितनी खत्म और कितनी बची है? तो इसको पता करेंगे कि कितनी डिग्री क्लोज हो करके वो कंबस्ट हो रहा है। जितना वो ज्यादा है, ठीक है, उतना कम कंबस्ट है, जितना क्लोज आ गया उतना ज्यादा कंबस्ट है। तो ये सिंपल तरीके से आपको एक असेसमेंट करना है कि भैया कितनी जान इसके अंदर बची हुई। हर ग्रह की अपनी अपनी डिग्री होती है सर, सूर्य और चंद्रमा
चंद्रमा तो कभी कंबस्ट, अमावस्या में तो चंद्रमा भी कंबस्ट हो जाते हैं। कंबस्ट होते हैं जी। तो हर एक प्लेनेट का अलग अलग डिग्री है, ठीक है, और जिसपे वो कंबस्ट होते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि वो सूर्य है, तो जब वो प्लेनेट पीछे से सूर्य की तरफ आ रहा है तब कंबस्ट हुआ है, या सूर्य से आगे निकल गया है या तब कंबस्ट हुआ है, इन दोनों में मार्जिनल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जो पास आ रहा है सूर्य के पीछे से वो ज्यादा जला हुआ माना जाता है, क्योंकि वो आ ही रहा है सूर्य के मुंह में जलने के लिए कर रहा है। जबकि दूसरा वाला क्या है कि मैं जल चुका हूं, अब मैं दूर भाग रहा हूं, जी। तो थोड़ा सा बचा हुआ। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं सर, सेपरेटिंग और अप्रोचिंग। जी यस। दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस राशि में ये कंबशन हो रहा है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओह, अगर कंबशन जो है उस राशि में हो जहां पे कि सूर्य एग्जॉल्ट है, अच्छा, मेष राशि में, दूसरा कंबशन हो रहा है जहां पे सन डिप्लीटेड हो, क्या दोनों सेम होंगे? तुला राशि, ठीक है, तो ये देखना भी जरूरी है। तो क्या फर्क पड़ता है सर इससे? बहुत फर्क पड़ेगा भाई। एक आपकी हीट है जो कि एग्जॉल्टेड हीट है, और एक आपकी हीट है जो एकदम मध्यम मध्यम धीरे नरम वाली है, मतलब गर्मी तो दे रही है लेकिन जला नहीं पा रही है। ओके। तो वहां पे हम कंबशन नहीं मानते हैं, कई बार पार्शियल मानते हैं या फिर इफेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए ये बहुत माइनर पॉइंट है। हम लोग सब कुंडली देखते हैं, सन के साथ ये आ गया प्लैनेट वीनस से कंबस्ट हो गया, अरे देखो तो साइन कौन सा है। वाह, बहुत अच्छी बात बताई सर। तो ये एक छोटी सी चीज है जो कि कुंडली में देखनी चाहिए कि कितने इंटेंसिटी से कंबशन हो रहा है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। तो सर अगर हमारे 6, 8, 12 के स्वामी जाके अगर सूर्य से कंबस्ट हो जाए तो ये अच्छी स्थिति है? देखिए 6 और 12 हो जाए तो ठीक है, 8वें को मैं नहीं मानता हूं क्योंकि वो लॉन्जिविटी का कारक है। अच्छा, हाँ, ठीक है जी। दूसरा जो है और उठता है सर कि अगर सूर्य ही हमारे 6, 8, 12 के स्वामी हैं, 6 और 12 के स्वामी हैं, और वो दूसरे ग्रह को अगर अस्त कर रहे हैं, तो ये मुझे लग रहा है कि ज्यादा खतरनाक स्थिति होगी। हिना जी, आप मेरे लिए कुछ छोड़ती नहीं बताने के लिए। नहीं सर, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे। मैं बस एक प्रश्न चलिए, मैं आपने पूछ लिया जी। तो मैं बता देता हूँ जी। अगर सूर्य अकारक है और उसने अगर कंबस्ट किया है जी, तो वो कुंडली को ज्यादा खराब करेगा, जैसा कि आपने बोला है। माय गॉड, ओके। और अगर वो कारक हो करके किसी अकारक को जला रहा है तो वो तो अच्छा है। तो आप कहिए कंबशन हो गया, बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, ये देखना भी जरूरी है। जी। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि सन और सैटर्न साथ में आ जाएं तो उस नेटिव के फादर की डेथ जल्दी हो जाएगी, या फादर दूर चला जाएगा, या उस नेटिव को फादर का प्यार नहीं मिलेगा। ओके, सुना हाँ, सुना है ये? जी। ठीक है, हम क्या जानते हैं क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, सूर्य पुत्र है शनि। तो यहाँ तो फादर और सन साथ साथ हैं, तो यहाँ तो नेटिव को फादर का प्यार मिलना चाहिए। नेचुरल शत्रु भी है सर ये लोग आपस में। ठीक है, आपस में नहीं बनेगी अलग चीज है, लेकिन बच्चे को फादर का प्यार ही नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों? बिल्कुल सर, और मैंने इसको लगते हुए नहीं देखा है। हाँ, तो सोचिए थोड़ी देर, हम आगे बढ़ते हैं फिर वापस आएंगे। दूसरा जो है, एक कंडीशन है जिसमें कि कंबशन एप्लीकेबल नहीं है। ओके।
एक कंडीशन है जिसमें कंबशन एप्लीकेबल नहीं है जी। वो प्लैनेट स्टेट जो है अगर रेट्रो है, प्लैनेट अगर रेट्रो है, अच्छा, कंबशन नहीं माना जाएगा। ओके, ठीक है, एकदम क्लियर कट, नो सेकंड थॉट इन दिस। क्योंकि कई प्रश्न ये आते हैं मेरे पास कि सर मेरा तो रेट्रो भी है, कंबस भी है, मैं तो डबल नुकसान में आ गया। मैंने शुरुआत में ही पूछा सर आपसे। मुझे मालूम है। तो ये जो पॉइंट है एकदम क्लियर रखिए, क्योंकि अब इसके पास, ग्रह के पास जो बल आ गया है, ठीक है, वो बल, चेष्टा बल, रेट्रोग्रेशन का बल, दैट इज मोर देन द कंबशन। कंबशन को ओवरकम कर देता है, रेट्रोग्रेड कंबशन को खत्म कर देता है। वाह, ठीक है, ये बहुत बड़ा और गहरा सूत्र है, आपको कहीं मिलेगा नहीं। माय गॉड, सच में सर, बिल्कुल। ठीक है, तो जब भी आप कंबशन देखिए तो जरूर देखिए कि प्लैनेट एक्सॉल्टेड है कि डेबिलिटेटेड है, बेनिफिक है कि मैलिफिक है, वो रेट्रो है, षडबल में कितना पावरफुल है, ठीक है, शुभ या पाप कर्तरी में है, D9 में एक्सॉल्टेड या डेबिलिटेटेड है, D10 में एक्सॉल्टेड या डेबिलिटेटेड है, ठीक है, षडवर्ग में कितने उसको पॉइंट्स मिले, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। कंबशन जितने इजीली हम लोग देख लेते हैं ना, अरे ये तो कंबस्ट हो गया, बेकार है, खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। और यहीं पे प्रेडिक्शंस गलत होती हैं। इसी बेसिक्स के लिए ही आज का सेशन है कि रेट्रोग्रेड समझिए, एक्सॉल्टेशन समझिए, डेबिलिटेशन समझिए और कंबशन को समझिए। जी। कंबस प्लैनेट्स जो होते हैं वो डिजीज कॉजिंग भी होते हैं। ओके। उस प्लैनेट से रिलेटेड जो है कारक तत्वों की कमी की वजह से डिजीज होने की पूरी संभावना होती है। जी। दूसरा जो है, कंबस प्लैनेट्स जो हैं वो उन रूलिंग हाउसेस जिसको वो रूल कर रहे हैं और उस घर के जो सिग्निफिकेशन है, कारक तत्व हैं, उनके ऊपर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। दो लाइन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपके दर्शकों को। जी। जब भी आप प्लैनेट की ऐसी अवस्थाओं को देखें, कौन कौन सी, रेट्रोग्रेड, एक्सॉल्टेड, डेबिलिटेटेड और कंबस्टेड, कुछ क्वेश्चंस वहां पे लिख करके टिक मार्क करिए कौन से एप्लीकेबल हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं। वो क्वेश्चन क्या है, वो कारक हैं या अकारक हैं, और किस घर के हाउस लॉर्ड्स हैं। दूसरा, वो प्लैनेट जो है आपके कितने फंक्शनल बेनिफिक हैं, कितने फंक्शनल मैलिफिक हैं, उनके अंदर पावर, षडबल कितना है, वो शुभ कर्तरी में है कि पाप कर्तरी में है। उसके बाद आप उनके इफेक्ट को एनालाइज करिए कि वो किस लेवल पे रेट्रोग्रेड, एक्सॉल्ट, डेबिलिटेट और कंबस्ट है। जरूर इसका ध्यान रखिए। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को टिक और क्रॉस करेंगे तो ये जो कंफ्यूजन है ये नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, एक्सॉल्टेड, डेबिलिटेशन, रेट्रोग्रेड एंड कंबशन, इन चारों को ही बोला गया है कि हमारे पास्ट लाइफ कर्मा से ही हमको मिलते हैं। ओके। ठीक है। लेकिन अब ये पास्ट लाइफ के कर्मा कैसे डिसाइड करते हैं मैं आपको बताता हूं, प्लीज सर। ठीक है। पहला, अगर आपने किसी प्लैनेट के रेस्पेक्ट में बहुत अच्छा काम किया है, सेवा भाव से काम किया है, निष्काम सेवा दी है, तो वो ग्रह आपसे प्रसन्न होता है। वो कहता है मैं तुम्हें अपने अच्छे फल दूंगा, तो आपको एक्सॉल्टेड प्लैनेट मिलते हैं, ताकि वो आपके जो कर्मों का फल वो आपको दे सकेंगे। ये वैसा ही है कि जैसा कि ऑफिस में आप बहुत मेहनत से काम करें और फिर आपको प्रमोशन मिलता है। ये एक्सॉल्टेड प्लैनेट, कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे से एग्जाम में उसने अपने पेपर्स को लिखा तो वो डिस्टिंक्शन आया, उसको फर्स्ट डिवीजन आया, फर्स्ट प्राइज आया, नेम हुआ, फेम हुआ, मतलब अब उसको जो है उसके रिजल्ट उसको भोगना भी ना, कर्म का भोग
पास्ट लाइफ कर्म हमने यही बात करी, हमने वही वीडियो, हमारे वीडियो में वही था कि पिछले कर्मों का भोग करना है, तो वो भोग कौन करेगा? प्लेनेट ही तो करवाएगा। तो प्लेनेट कैसे करवाएगा कि भैया तुमने अच्छा किया, लो इस बार एग्जॉल्टेड जाओ, खुश हो जाओ, अगर कारक है तो। और किसी प्लेनेट के रिस्पेक्ट में आपने बहुत गलत काम किए, तो कहेगा लो एग्जॉल्टेड हो जाओ, लेकिन 6, 8, 12 के हो जाओ, अब झेलते रहो मेरे को। ठीक है, रुला देगा सर 6, 8, 12 का स्वामी एग्जॉल्टेड होके। 6, 8, 12 का अगर लॉर्ड एग्जॉल्ट हो जाए जी, उस व्यक्ति से आप पूछेंगे ना कि तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, वो सिर्फ आपको देखेगा, कुछ बोल नहीं पाएगा। लिविंग हेल हो जाएगा सर जी, लिविंग हेल हो जाता है। दूसरा, डेबिलिटेटेड कब मिलता है? किसी प्लैनेट के कारक तत्वों से रिलेटेड कोई कर्म आपने ओवर यूज कर लिया या मिस यूज कर लिया पावर का। ओके, तो क्या कहेगा, जाओ इस बार मैं तुमको डेबिलिटेट कर देता हूं। मिलेगा ही नहीं, तड़पो उसके लिए। तुमने ओवर यूज किया ना, मिस यूज किया ना, दूंगा ही नहीं, गलत फायदा उठाया तुमने मेरे पावर का। ठीक है, तो वो प्लैनेट आपके लिए डेबिलिटेट हो जाते हैं। जब कर्मा पूरे नहीं होते हैं किसी के रेस्पेक्ट में और आप उसको आधा अधूरा छोड़ देते हैं, तब वो रेट्रोग्रेड मिलते हैं कि भैया तुमको इस प्लैनेट के रेस्पेक्ट में आपको अपने कर्म अधूरे छूटे हैं, पूरा करो, उसे पूरे करने हैं, उसे पूरा करना है जी। वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट आते हैं। और किसी पावर को आपने बहुत ही गलत तरीके से यूज कर लिया, मतलब इतना गलत यूज कर लिया कि अब दूसरों का नुकसान होना शुरू हो गया, ओके, वो प्लैनेट कंबस्ट हो जाएगा। तो सर यहाँ पे अगर हमारे सुखेश एग्जॉल्टेड हो जाए और षष्ठेश कंबस्ट हो जाए और रेट्रोग्रेड हो जाए तो ये एक डिजाइनर कुंडली बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल बनेगी जी, ठीक है। अगर अब मेरा तो आपके दर्शकों से जी अनुग्रह है, आग्रह है कि वो अपनी कुंडली में देखें एंड स्टेप बाय स्टेप देखें कि ऐसा कुछ अगर दिखता है और उन्होंने अपने लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, रेट्रोग्रेशन और कंबस्शन के पॉइंट्स को लेकर के, तो प्लीज शेयर करें, प्लीज शेयर करें, हमारी भी नॉलेज बढ़ेगी सर। कमेंट करके आप जरूर बताएं, जरूर बताएं जी। और अब मैं आता हूं कि सूर्य और सैटर्न साथ में है तो पिता से दूरी क्यों? वो बात अधूरी रह गई थी जी, अधूरी रह गई थी। अब आप देखिए, अगर ये लिब्रा साइन में स्पेशली अगर ये हो जाए तो लिब्रा में सैटर्न एग्जॉल्टेड है, सैटर्न मेलेफिक है, सैटर्न सन के म्यूचुअल एनिमी है और सन डेबिलिटेटेड है। गर्मी तो है लेकिन सैटर्न का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि सैटर्न अपने एग्जॉल्टेड स्टेट में है। तो यहाँ पे सैटर्न की जगह सन को नुकसान पहुंचता है और सन जो है वो फादर का कारक है और इसीलिए वो फादर से दूरी नेगेटिव की बन जाती है। तो ये सिर्फ लिब्रा की बात है सर? नॉट ओनली साइन में, अगर सैटर्न के फ्रेंडली साइन में बन रहा है तब तो आप ये देखते हुए मिलेंगे आपको। अगर सैटर्न दिग्बली है, सैटर्न के ऊपर जो है सपोर्टिंग आपको कुछ इन्फ्लुएंस मिल रहा है, तब तो आप ये होता हुआ देखेंगे। लेकिन सन और सैटर्न जो है अगर साथ में है, लेकिन अगर वो सन का फेवरेबल साइन में होगा तब आपको ये चीज होता हुआ नहीं दिखेगा। यही डिफरेंस है। अच्छा, होता हुआ नहीं दिखेगा मतलब कि फादर का लॉस नहीं होगा, फादर का लॉस नहीं जाएंगे। ओके, तो जैसे सर जेमिनाई को हम क्या बोलेंगे? ये सूर्य की भी प्रिय राशि है और सैटर्न की भी, अगर जेमिनाई में बनती है हाँ तो अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, और सर आपने 1 डिग्री वाली बात भी बता दीजिए, आपने जो क्लास में हम लोगों को बताया था। वो पॉइंट जो है अगले वीडियो के लिए रखिए, जब हम कंबाइन करेंगे इन एलिमेंट्स को, ठीक है, तब के लिए थोड़ा सा मैं दर्शकों को बता दूं कि सर ने अभी तुरुप का पत्ता अपने पास रखा हुआ है, तो वो अगले एपिसोड तक आप जरूर बने रहिए।
बहुत अच्छी चर्चा करेंगे सर। बहुत अच्छी चर्चा की सर आपने, हमारे ज्ञान के चक्षु खोले आपने। बहुत सारी ऐसी नई बातें जानने सुनने को मिली जो हमारे हम जैसे जो बर्डिंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ पहुंचेगा। आप हमारे साथ कार्यक्रम में यूं ही बने रहिए सर। आपके यहाँ आज के सहयोग के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ आपकी। अगले एपिसोड में मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि सर आज के विषय में जो कुछ मुख्य बिंदु रह गए हैं उनकी चर्चा जरूर करने वाले हैं सर। और जो कॉम्बिनेशंस की अगर हमारे ये प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड हैं और अस्त भी हैं और एग्जॉल्टेड भी हैं, तो इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें, इसका फलित कैसे करें, इसके बारे में सर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। दर्शकों से मैं आग्रह करूंगी कि आप पूरे वीडियो को देखा कीजिए, आप स्किप कर करके मत देखिए, क्योंकि जैसे हमने पिछले कमेंट्स में पढ़ा, जो जिन बिंदुओं पर सर ने ऑलरेडी चर्चा की है, कर चुके हैं, आप उन्हीं प्रश्नों को वापस से पूछ रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि आपने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा। हम काफी मेहनत से और सर काफी रिसर्च के बाद वीडियो बनाते हैं, तो उसका ऑनर कीजिए और आप पूरी वीडियो को देख लीजिए। फिर आपके अगर शंका का समाधान नहीं हुआ हो तो आप जरूर हमसे सवाल पूछिए, उसका सर अगले एपिसोड में जरूर जवाब देंगे। चलती हूँ आज की वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू हिना जी, और आपके सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल। हैप्पी दिवाली टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू।